गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आज हम फिर हिंदी विषय कक्षा 12 की क्लास लेकर के हाजिर हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, आज का हमारा जो प्रकरण है, पिछली क्लास में हमने शब्द शक्ति के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसके आगे अर्थात लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो प्रकरण है वो है लक्षणा शब्द शक्ति। देखिए विद्यार्थियों, लक्षणा शब्द शक्ति जो है वो हमारी शब्द शक्ति का जो दूसरा भेद है। अभिधा इससे पहले हमने पढ़ ली थी और अब यह है लक्षणा शब्द शक्ति। देखिए विद्यार्थियों, सामान्यतः लक्षणा शब्द शक्ति से आशय हैं शब्द के जो सामान्य प्रचलित अर्थ होता है वो तुरंत श्रोता के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, तो वो तो अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है। परंतु यदि सामान्य अर्थ या लोक प्रचलित अर्थ न हो करके लक्षणों के आधार पर अर्थात लक्ष्यार्थ के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा का नाम आते ही हम सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज़ नोट होनी चाहिए, जो मैं पहले लिखा देता हूँ। ये नोट करने की बात है, लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ है लक्षण जो होते हैं उन लक्षणों के आधार पर इसका अर्थ ग्रहण किया जाता है, इसीलिए इसको जो है लक्षणा शब्द शक्ति कहा गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, आगे देखिए, जहाँ पर मुख्य अर्थ में मुख्यार्थ अर्थात इसका मतलब ये है जो मुख्य अर्थ होता है उस मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो, बाधा उत्पन्न हो, मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो और या अभिधा से अभिष्ट अर्थ अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध न हो। नॉट टू बी पॉइंट आप ये परिभाषा लिख सकते हैं, ये समझने के लिए हमारे लिए है। तो देखिए विद्यार्थियों, बात यहाँ पर समझने की ये है कि मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो। यहाँ पर नोट करने की बात ये है, समझने के लिए है, लिखने के लिए। हमने अभिधा शब्द शक्ति पढ़ी थी, मैं सिर्फ समझाने के लिए विशेष जोर दे रहा हूँ। अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा का मतलब है सीधा मुख्य अर्थ जो है, हमें वाक्य को उदाहरण को या पढ़ते या सुनते उसका अर्थ सीधा सीधा समझ में आ जाता था, तो वो तो अभिधा हो गई, क्योंकि मुख्य अर्थ में हमें मालूम चल जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, उस मुख्य अर्थ जो होता है उसमें बाधा उत्पन्न होती है, यानी उसको हम उसके भावार्थ को समझ नहीं पाते हैं। तो फिर क्या होता है, इसी बात को ये कहा गया कि अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोधन हो। अभिष्ट अर्थ यानी जो बात, जो अर्थ शब्द कहना चाहता है
वो अर्थ हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। अभिधम तो प्राप्त हो जाता है लेकिन लक्षण में प्राप्त नहीं होता, बाधा उत्पन्न हो जाती है। उस बाधा उत्पन्न होते ही हम क्या करते हैं, सीधा लक्षणों पर जाते हैं। किस पर जाते हैं? लक्षणों पर जाते हैं। किसके लक्षणों पर? शब्द के लक्षणों पर। मैं साधारण तरीके से बातें बता रहा हूँ ताकि मेमोरी में स्थायी रूप से सेव। शब्द के लक्षणों पर फिर उसका अर्थ निकाला जाता है। बस इसी को क्या कहते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति। इसी को क्या कहते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। हाँ, ये बात हो गई। तो बोध न हो तो फिर क्या होगा? इसमें देखिए जो बात मैंने अभी समझाई वही बात है। बोध न हो, अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है लक्षणों के आधार पर। यह हम मान सकते हैं। लक्षणों के आधार पर हम अन्य अर्थ ग्रहण कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगी? लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति कहलाएगी। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। भाले प्रवेश कर रहे हैं। एक उदाहरण है छोटा सा। भाले प्रवेश कर रहे हैं। विद्यार्थियों, समझने की बात यह है, अब भाले प्रवेश कर रहे हैं। भाला एक अस्त्र शस्त्र जो भी युद्ध में काम आता है लड़ने के लिए। अब भाले खुद प्रवेश कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो सकता है क्या? नहीं। अर्थात इसका क्या है? सीधा अर्थ नहीं निकल रहा। अब भाले प्रवेश कर रहे, भाले को कौन चलाता है? सैनिक। भाले को कौन चलाता है? सैनिक। अब इसका मतलब ये सीधा अर्थ हमें यानी अभिष्ट अर्थ, ये जो अभिष्ट अर्थ था, ये अभिष्ट अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है, यानी बाधा। ठीक है, तो अब हमें इसका अर्थ क्या लेना पड़ेगा कि युद्ध भूमि में, इसमें क्या हो जाएगा? युद्ध भूमि में कौन प्रवेश कर रहे हैं? सैनिक। युद्ध भूमि में सैनिक भाला लेकर प्रवेश कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगी? लक्षणा शब्द शक्ति। कौन शब्द शक्ति हो जाएगी? लक्षणा। क्योंकि बोला सर कैसे? क्योंकि भाले अपने आप प्रवेश नहीं कर सकते, इसका सीधा अर्थ हमें मालूम नहीं हो रहा है। तो भाले, अब इसके भाई लक्षण क्या है? इसके लक्षण क्या है भाई? भाले कौन चलाता है? सैनिक चलाते हैं। तो लक्षण हुआ ना, इसके लक्षण हमने लक्षणों के आधार मानकर हमने इसका अर्थ निकाला और वो अर्थ था कि युद्ध भूमि में सैनिक जो है भाले लेकर प्रवेश कर रहे हैं, युद्ध के लिए जा रहे हैं। तो विद्यार्थी देखो, इस प्रकार जो लक्षणों के आधार पर अर्थ लिया जाता है तो फिर वो क्या कहलाती है? लक्षणा शब्द शक्ति। तो देखिए आगे, कुल मिला के ये है सीधा सीधा अर्थ न हो करके। विद्यार्थी ध्यान दें मेरी बात पर, समझने के लिए बता रहा हूँ कि सीधा सीधा अर्थ न हो करके हमें शब्द के लक्षणों को आधार मानकर या लक्षणों के आधार पर उसका अर्थ निकले, उसका अर्थ लिया जाए, वहाँ पर जो है लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अब देखिए, मान लीजिए किसी ने कहा मैंने हड्डियों का ढांचा देखा। मैंने हड्डियों का ढांचा देखा। अब विद्यार्थियों,
हड्डियों को ढांचा देखने का मतलब ये है, अब सीधी सादी भाई मैंने हड्डियों का ढांचा देखा, किसी व्यक्ति को लेकर के ये बात कही गई है, कोई आदमी दुबला पतला था, बिल्कुल मरियल सा था, उसके मतलब शरीर के जो पार्ट्स यानी कि जो हड्डियाँ दुबला पतला था, काफ़ी कमज़ोर था, हड्डियाँ ऐसे ऐसे बाहरी तौर से प्रतीत होती थी। तो उस आदमी को देख करके किसी ने कहा अरे ये तो हड्डियों का ढांचा है, जबकि आज से सीधा अर्थ क्या है, सीधा अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। वो बात घुमा फिरा के क्या कहना चाहता है, लक्षण, लक्षण क्या है, अब इसका लक्षण क्या होगा भाई, आदमी कैसा है, दुबला है, आदमी कैसा है, दुबला है, कमज़ोर है, दुबला है, कमज़ोर है। तो उस आदमी को देख, उसके लक्षण क्या है, दुबला है, पतला है, मरियल सा है। तो उसको देख करके व्यक्ति ने कहा कि अरे वो आदमी तो दुबला पतला है, अरे वो तो हड्डियों का ढांचा देगा है। तो उसमें ये प्रतीत नहीं हो, उसने साफ स्पष्ट नहीं कहा, सीधे मुँह से ये नहीं कहा कि वो आदमी दुबला पतला है, ऐसा नहीं कहा, उसने कहा वो हड्डियों का ढांचा है। तो लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण किया गया, किसके आधार पर, लक्षण, और ये लक्षण क्या थे, हड्डियों का ढांचा, हड्डियों का ढांचा, ये लक्षण थे किसी व्यक्ति के। तो लक्षण के आधार पर जो है अर्थ ग्रहण किया, तो यहाँ पर लक्षण शब्द शक्ति होगी। देखिए विद्यार्थियों, इस लक्षणा शब्द शक्ति के भी दो भेद बताए गए हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद बताए गए हैं, दो कौन कौन से हैं, एक तो है रूढ़, रूढ़ा या रूढ़ लक्षणा शब्द शक्ति, और इसकी दूसरी है प्रयोजना, प्रयोजनवती लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। इसके दो भेद हैं, अब इन दोनों भेदों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहला है रूढ़ा लक्षणा, जहां मुख्य अर्थ में बाधा होने पर रूढ़ी के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। रूढ़ी के आधार पर, रूढ़ी क्या होती है, रूढ़ी हमारी एक परंपरा होती है। देखिए, इसका रूढ़ी शब्द का ये भी आशय होता है प्रयोग प्रवाह, प्रयोग प्रवाह। रूढ़ी से आशय ये होता है प्रयोग प्रवाह, या हम इसको प्रसिद्धि को भी कह सकते हैं। प्रसिद्धि को कैसे, अभी हम इसको सिद्ध करेंगे कैसे। देखिए, रूढ़ी हम कहते हैं रूढ़ी विचारधारा, अर्थात हमारी पौराणिक परंपरानुसार कोई प्रसिद्धि प्राप्त शब्द हो जाता है, उसको हम रूढ़ मान लेते हैं। फिर उससे रिलेटेड जो भी वस्तु या व्यक्ति होता है उससे हम तुलना करके उसकी संज्ञा दे देते हैं। कैसे देते हैं अभी आगे हम समझेंगे। तो रूढ़ी के आधार पर कब अर्थ लिया जाता है, जब मुख्य अर्थ में क्या हो, बाधा। क्योंकि मुख्य अर्थ कहाँ लिया जाता है, अभिधा शब्द शक्ति में। यहाँ पर मुख्य अर्थ में जो बाधा होती है तो उस बाधा होने पर रूढ़ी को आधार मान लिया जाता है। किसको आधार मान लिया जाता है, रूढ़ी को आधार मान लिया जाता है। तो रूढ़ी को आधार मान करके फिर उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो क्या, रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो देखिए विद्यार्थियों,
एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है नरेश तो गधा है। विद्यार्थियों ये रूढ़ालक्षणा के जो है एग्जाम्पल है, ये समझाने के लिए बहुत ही अच्छा है। हमने या अक्सर हम किसी व्यक्ति को ये कह देते हैं अरे यार तू तो वो है, तू तो वो है। तो एक नरेश नाम का जो लड़का है उसको कहा कि तो गधा है। अब ये पुरुष है और ये क्या है, ये एक जानवर है। इसके गुण है, इसके जो गुण थे वो गुण किस में मिले, इसमें, यानी कि इसकी प्रकृति के अनुकूल इसकी प्रकृति हो गई, इसके अनुकूल इसकी प्रकृति होगी। तो अभी मैंने बताया था कि संज्ञा दे दी। तो यह आम हमारे समाज प्रकृति में ये सामान्य सी बात है। ये जानवर है, इस जानवर को लोग मतलब एक घृणित या कहे या एक मूर्ख हम ये कहे माना जाता है। हर व्यक्ति जो मूर्ख होता है उसको इस जानवर की संज्ञा दे दी जाती है। तो इसमें भी इसके जैसे ही होगा मूर्खता का गुण। तो इसको क्या कह दिया, अरे नरेश तो गधा है, तो ये संज्ञा दे दिया। ये शब्द क्या है, ये रूढ़ है। इसको क्या कहेंगे हम, रूढ़ है। ये परंपरा से चला रहा है। गधा चाहे कितना ही महान हो, श्रेष्ठ हो, हालांकि मुंशी प्रेमचंद ने तो इसको बहुत श्रेष्ठ बताया, परंतु हम जो सामान्य रूढ़िवादी जो परंपरा है, विचारधारा है, इसमें गधे को एक मूर्ख रूप में माना गया है। और नरेश के गुण भी इसके जैसे ही है, यानी वो ऐसी प्रवृत्ति बना रखा है। तो नरेश को गधा कह दिया। अब नरेश को गधा कह दिया तो इसके लक्षण, ये लक्षण तो हुए ना, लेकिन लक्षण कौन से हैं, रूढ़ा लक्षण है। लक्षण कौन से हैं, रूढ़ी परंपरा से युक्त है। तो नरेश इसका क्या हो जाएगा, नरेश तो मूर्ख है। इसको क्या कहेंगे हम, नरेश तो मूर्ख है। अब देखिए दूसरा गाना है राजेश का पुत्र तो ऊंट है। अब विद्यार्थियों आप सब लोग जानते हैं कि एक सामान्य पुरुष का जो पुत्र है, संतान होती है, वो ऊंट कैसे हो सकती है। ऊंट एक जानवर है। ये रूढ़िवादी परंपरा का मतलब ये है, जो ऊंट जानवर होता है वो लंबा पूरा होता है, उसकी हाइट होती है। अब राजेश का जो पुत्र है, इसकी जो संज्ञा है वो ऊंट के साथ में दी गई है। ये शब्द रूढ़ है। परंपरा के अनुसार जो कोई व्यक्ति हाइट में हो और फिर वही उसमें बोलचाल समझ का व्यवहार में नहीं हो और हाइट ले ले, इसकी तुलना हाइट से की गई है। तो राजेश का जो पुत्र था लंबा पूरा था, हाइट में बहुत लंबा था, परंतु समझ में नहीं था, व्यवहार में ऐसे आदि चीज़ें उसमें नहीं थी। तो राजेश के पुत्र को किसकी संज्ञा दी गई थी, ऊंट की संज्ञा। ये ऊंट जो शब्द है ये रूढ़ शब्द है। कौन सा शब्द है, रूढ़ शब्द है। क्योंकि ये हमारी परंपरा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति हो, लंबा पूरा हो, समझदार नहीं हो, एकदम जो है अव्यवहारिक हो, तो हम उसको कहते हैं ये तो ऊँट क्या कर रहा है यार, तो ऊँट की तरह कर रहा है, ऊँट की तरह, तो ऊँट ही तो नहीं है, ये कहते हैं संज्ञा देते हैं, तो ऊँट ही तो नहीं है। तो ऐसे संज्ञा देते हैं। तो ऐसे अगर संज्ञा देते हैं या ऐसे शब्द होता है तो यहाँ पर सीधा सीधा अर्थ नहीं, राजेश का पुत्र ऊँट थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन लक्षण किसका दिया गया, ऊँट का दिया गया। तो ये लक्षण हो गई। फिर इसमें ऊँट, ये परंपरावादी रूढ़वादी रूढ़ शब्द हो गया। तो रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति हो जाती है। अब एक उदाहरण पहले ही बताया था हमने, प्राथमिक जो पहले शब्द शक्ति हमने शुरू की थी उसमें बताया था कि सुमित्रा की बहू तो नीरी गाय है। देखो सुमित्रा की बहू है, वो नीरी गाय है। गाय एक जानवर है, जानवर वो भोलापन, वो उसमें क्या है,
बोलापन है, शालीनता, ये बातें मैंने बताई थी। तो इस बहु की तुलना किससे की गई है? गाय से। गाय क्या है? एक रूढ़ शब्द है, परंपरा से युक्त है। अब बहु की संज्ञा, क्योंकि इसकी गुण इसमें विद्यमान है, तो इसकी गुण इसमें विद्यमान है, तो इसकी संज्ञा इसके साथ में दे दी गई, रूढ़ से तुलना कर दी गई। शब्द का अर्थ, अब बहु गाय हो सकती है क्या? नहीं, लेकिन लक्षण ले लिए गाय के, यानी गाय के लक्षण है वो इसमें दोनों विद्यमान है। और ये शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द है। तो इसके लक्षण इनके, तो लक्षण जहाँ मिल गए, ये आप नोट करने की बात यही है, लक्षण मिल गए और लक्षण किसके साथ मिले? रूढ़ शब्द के साथ मिले, इसलिए रूढ़ा लक्षणा हो जाएगी। सीधी सादी बात यही है। तो देखिए, मैंने प्रारंभिक अवस्था में बताया था प्रयोग प्रवाह। प्रयोग प्रवाह का मतलब ये होता है, हम जब भी, जैसे ये ऊँट है, गधा है, गाय है, ऐसे कई जानवरों का हम क्या प्रयोग प्रवाह, यानी कि इनका जो प्रयोग है वो हम आम बोलचाल की भाषा में सामान्यतम कर लेते हैं। यार वो तो ऐसा है, वो उसके जैसा है, उसका पुत्र ऐसा, उसकी बहू ऐसी है, वो तो उसके समान दिखता है, प्राणी, तो प्रयोग प्रवाह में होता है। दूसरी चीज़ है प्रसिद्धि। अभी मैंने कहा भाई जो भी ये गधा है, तो ये गधा श्रेष्ठ है, लेकिन हम सामान्य व्यवहार में, इस जनतंत्र में, या यूँ कहें कि सामान्य सांसारिकता में, हम इस गधे को मूर्ख के रूप का प्रतीक मानते हैं। तो कोई भी व्यक्ति होता है, या बच्चा, विद्यार्थी, मनुष्य कोई होता है, हम उसको क्या कहते थे? एक प्रसिद्धि पा ली उसने, गधा जो जानवर है उसने प्रसिद्धि पा ली मूर्खता की, प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ मूर्खता की। अब कोई व्यक्ति मूर्ख है तो हम उसको किसके साथ में जोड़ देते हैं? साहब ये तो गधा है, मूर्ख है, तो रूढ़ शब्द है, लेकिन उसकी एक व्यक्ति के साथ में जोड़ दी गई, तो लक्षण मिला दिए गए। लक्षण गुण जो है, लाक्षणिक गुण जो है उसमें विद्यमान है दोनों के, तो हम उसको ये कहते हैं। तो ऐसी बातें अगर एग्जाम्पल तौर पे आती है तो रूढ़ा लक्षण के अंतर्गत आती है। तो देखिए विद्यार्थी, आगे चलते हैं। अगला है हमारा प्रयोजनवती लक्षण। इसका दूसरा जो भेद है वो भेद है प्रयोजनवती लक्षण। प्रयोजनवती लक्षण, अब प्रयोजनवती लक्षण के परिभाषा पढ़ेंगे हम। तो परिभाषा देखिए, परिभाषा पढ़ेंगे, जहाँ किसी विशेष प्रयोजन, जहाँ किसी विशेष प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो, बाधा उत्पन्न हो बाधा उत्पन्न हो अथवा मुख्यार्थ को बाधित करके उससे संबंधित लक्ष्यार्थ को
ग्रहण किया जाता है या लक्ष्यार्थ का बोध होता है, बोध होता है या ग्रहण किया जाता है, बात एक ही है, बोध होता है या ग्रहण किया जाता है। अर्थात इसका मतलब ये कि लक्ष्यार्थ के अर्थ को ग्रहण किया जाता है या इसका बोध होता है, ज्ञान होता है या अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। सबसे पहली बात ये है प्रयोजनवती, इसका मतलब है वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है परंतु उसका शब्द का कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होगा, कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होगा। हाँ, तो देखिए विद्यार्थियों, जैसा बताया गया प्रयोजनवती, प्रयोजन से मतलब वाक्य का या शब्द का कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य रहा है। जहाँ अब देखो, जहाँ किसी विशेष प्रयोजन, ये बात है, प्रयोजन के कारण मुख्य अर्थ में क्या होगी, बाधा उत्पन्न हो जाएगी। शब्द तो कहना चाह रहा है, उसका मुख्य अर्थ तो रह जाता है पीछे, और विशेष प्रयोजन होने के कारण, नोट डी पॉइंट ध्यान देने की बात है, विशेष प्रयोजन होने के कारण, ये प्रयोजनवती का मतलब यही है, विशेष प्रयोजन में क्या हो, विशेष प्रयोजन होने की वजह से मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो जाती है। और फिर ये बात है कि मुख्यार्थ को बाधित करके क्या होगा, उससे संबंधित अर्थ वही होगा लेकिन उससे रिलेटेड अर्थ होगा। और फिर क्या होगा, लक्ष्यार्थ का बोध होगा। किसका बोध होगा, लक्ष्यार्थ का बोध होगा, या उससे संबंधित जो है वो अर्थ ग्रहण कर लिया जाएगा। वहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, देखो, सैनिकों ने कमर कस ली, सैनिकों ने कमर कस ली। देखिए विद्यार्थियों, समझने की बात यही है, सैनिकों ने कमर कस ली, सैनिकों का, अब सैनिकों की जो कमर है, कमर कसने का मतलब होता है, एक में और कमर कसने का तैयार होना, कमर कसने का मतलब क्या है, तैयार होना। लेकिन सैनिकों, अब साधारण अर्थ इसका मुख्य अर्थ लेते हैं, वैसे देखो मुख्य अर्थ में बाधा आ रही है, सैनिक कमर कसते, सैनिक कमर क्यों कसेंगे, लेकिन प्रयोजन क्या है, सैनिकों ने कमर, यानी उनको क्या करना है, प्रयोजन क्या है, युद्ध करना, प्रयोजन क्या है, युद्ध करना। अब लक्षण प्रयोजन के आधार पर हम इसका अर्थ देखते हैं, प्रयोजन के आधार पर हम इसका अर्थ देखते हैं कि सैनिकों ने युद्ध, सैनिक जो है या सैनिक युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब इसका प्रयोजन के अनुसार ये अर्थ हो जाएगा, यानी कि सैनिक युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। कमर कसने का मतलब यही है। अब इससे देखो, इससे संबंधित अर्थ एक ही है, संबंधित अर्थ है इसका, भाई वही वह अर्थ दूसरा नहीं ले गया, लेकिन प्रयोजन, अब इसमें प्रयोजन क्या है, युद्ध करना। प्रयोजन क्या है इनका, भाई इनका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या करेंगे, ये युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन उसने डायरेक्ट नहीं कहा, उसने क्या कह दिया, सैनिकों ने क्या कर ली, कमर कस ली। तो यहाँ जो प्रयोजन, विशेष प्रयोजन होने के, इनकी प्रयोजनवती लक्षणा की परिभाषा याद करने के लिए सीधा सा है कि विशेष प्रयोजन के कारण मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होने पर उससे संबंधित लक्ष्यार्थ को ग्रहण कर लिया जाता है। बस आज सबसे बड़ी मूल बात है एक अंदर। फिर से दोहरा रहा हूँ कि प्रयोजनवती लक्षणा का मतलब विशेष प्रयोजन होने के कारण, विशेष प्रयोजन होने के कारण मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो उससे संबंधित
लक्ष्यार्थ को ग्रहण कर लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर हमने देखा कि सैनिकों ने कमर कस ली। अब सैनिक किसके लिए कमर कस रहे हैं? युद्ध के लिए। अब इनके लक्षण क्या है भाई? वो कमर कस रहे हैं किसके लिए? युद्ध के लिए। तो समझ अर्थ हो गया भाई, सैनिक युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर के वो क्या कर रहे हैं? युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, तो ठीक है, हम अगली क्लास में इससे आगे अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों। धन्यवाद।